हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा टोड विलेज के अंदर एक बहुत खतरनाक चीज हो चुकी है। इसके गेट के बाहर कोई बूढ़ा आदमी अपनी जान दे देता है और ये चीज चेंगली के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि चेंगली ने इस बूढ़े आदमी के साथ के जितने बाकी 90 लोग थे उन सभी को अपनी तरफ करने के लिए, उन सभी के माइंड में अपनी रेस्पेक्ट जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन अब इस आदमी की डेथ के साथ में वो पूरी रेस्पेक्ट पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यहाँ पर इन लोग की आंखों में जिस साफ दिखाई दे रही है कि सभी लोग चेंगली से थोड़ी सी नफरत से करने लगे हैं। और जब चेंगली इनकी आंखों में इस तरह से देख रहा होता है तो उसे यहाँ पर कुछ फेयर पॉइंट से मिलता है। चेंगली सोचने लगता है इस तरह से फेयर पॉइंट्स मिलता है। तभी बटलर उसके पास में आता है, उससे पूछता है बताइए अब आगे क्या करना है। चेंगली सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ, इस तरह सिचुएशन के अंदर किस तरह फेस किया जाता है। तभी चेंगली उससे आगे बोलता है सबसे पहला काम जो कि हम कर सकते हैं, इस ओल्ड मैन को एक अच्छी जगह पर दफना दो। हम इसको जितना हो सके उतनी अच्छी श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं, और इसके अलावा सबके सब अब जाके आराम करो। इसके आगे अभी फिलहाल मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। इसके बाद हम कुछ देर बाद देखते हैं चेंगली भी अपने रूम में पहुंच चुका है। वो ना क्या है, यहाँ पर रूम में सामने तरफ लैलिन बैठी होती है जो कि इस टाइम पर थोड़ी सी शर्माई हुई है। चेंगली उससे पूछता है लैलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लैलिन कहती है मास्टर वो मैं। ये कहते लैलिन की बॉडी काफी होती है और चेंगली को कुछ और फेयर पॉइंट्स मिल जाता है। लैलिन आगे बोलती है मैंने आपके लिए गर्म पानी कर दिया था, आपको ठीक लगा, वैसे अब मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। चेंगली कहता है इंतजार कर रही हो इससे क्या मतलब है, पानी ठीक था, मैं नहा चुका हूँ, अब तुम जाकर आराम कर सकती हो। लैलिन कहती है क्या कह रहे हैं आप, मैं जाकर आराम कैसे कर सकती हूँ, आज रात तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मैं आपकी स्लेव हूँ इसलिए मुझे यहाँ पर आपके साथ में रुकना पड़ेगा। चेंगली कहता है इसका मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अभी फिलहाल किसी भी स्लेव की जरूरत नहीं है, तुम जाकर आराम कर सकती हो। लैलिन कहती है मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ, क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती। और अब की बार लैलिन ने सब कुछ एकदम डायरेक्टली बोल दिया है और चेंगली भी सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसको शर्म से आ रही है, वो सोचता है ये बहुत ही गलत है। इन लोगों की एज के हिसाब से 14 एज काफी ठीक होती है, 14 के बाद में कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरी टाइम पीरियड के हिसाब से मेरी आंखों में मैं इसके जगह पर एक केवल बच्ची को देख पा रहा हूँ। ये एक छोटी बच्ची है, इससे तो कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता और मैं यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहता। अगर मैंने कुछ और देर यहाँ पर रुकने की कोशिश की तो ऐसा हो सकता है मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो दूं, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे को जो गिल्ट होगा उस गिल्ट से मैं कोई बाहर नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन तो चंगली बस भाग तो जाने लगता है। तभी लड़की उसको पकड़ लेती है और फिर चंगली से आगे बोलने लगती है आप मेरे मास्टर है, अगर आप यहाँ पर मेरे साथ में नहीं रुकेंगे आपको मेरे से कोई भी काम नहीं है। तो इसका मतलब इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है, इस वर्ल्ड में मेरा काम यहीं पे खत्म हो चुका है। चंगली कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अब से अपने आप को कोई स्लेव समझने की जरूरत नहीं है, तुम काफी कुछ है जो कि कर सकती हो, तुमने मेरी बातों को पूरी तरह गलत समझा है। लैलिन बोलती है नहीं मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ये तो लैलिन अपने बालों के अंदर से एक क्लिप को बाहर निकलती है, ये एक सुई टाइप कुछ है, और फिर आगे बोलती है आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं प्योर नहीं हूँ, मेरे साथ में पहले भी काफी सारे लोग सोच चुके हैं और इसके अलावा मैं शराब वगैरह पीती हूँ, तो बता देना चाहती हूँ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी इस टाइम पर आप मेरे मास्टर है, अगर आपको मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब इस दुनिया में मेरा कोई भी काम नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। ये कहते रोना शुरू कर देती है, उस सुई को अपने गर्दन में लगा देती है। चेंगली से कहता है नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी बातों गलत समझा है, जल्दी से उस सुई को अपने गर्दन से अलग करो और मेरी बातों समझो। अभी इस टाइम पर तुम एक छोटी बच्ची हो, इसलिए तुम्हारे साथ में कुछ भी कर पाना, कुछ भी सोच पाना ये भी मेरे लिए गलत है। लैलिन बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है आप एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, इस वजह से ये सब कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके से बाहर चले जाएंगे तो बाहर के सभी लोग कैसा लगेगा कि मैं गलत हूँ, मैं एक स्लेव हूँ, अपने मास्टर को ठीक से सर्व नहीं कर पा रही, वो लोगों को ये मेरी कमी लगेगी। ये सुनकर चेंगली सोचने लगता है यहाँ के टाइप के लोग बहुत ज्यादा अंधेश्वर से विश्वास करते हैं। इन लोगों को लगता है अगर स्लेव अपने आप को ठीक से सर्व ना कर पाए तो इसका मतलब उस स्लेव के अंदर कमी होती है। मैं इस अंधविश्वास को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना नहीं चाहता। ये सुनते हुए चेंगली को एक शानदार आइडिया आता है। ये तो नॉर्मल सा आइडिया है जो कि किसी मूवीज के अंदर रिपीट किया जाता है। चेंगली वहाँ बीच में एक टेबल रख देता है, उसने इस बेड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो लैलिन के इच्छा में जाने के लिए कहता है और उससे आगे बोलता है तुम बिल्कुल भी इस बेड की दूसरी साइड में आने की कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम मेरे ऑर्डर को पालन नहीं करोगी, इसे मैं तुम्हारी एक गलती के रूप में लूंगा। लैलिन इस बात को मान जाती है और फिर चेंगली से आगे बोलती है कि आप सोच चुके हैं। चेंगली बोलता है नहीं अभी सोया नहीं हूँ। इस टाइम पर लैलिन के पास बात करने के लिए काफी कुछ होता है। वो चेंगली से बोलती है मैंने आज से पहले कभी भी किसी के लिए भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि किस तरीके से किसी को सर्व किया जाता है। चेंगली कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो और बस सो जाओ। ये सारी बात करते हुए लोग सो जाते हैं। चेंगली नींद में एक अलग जगह पहुंच जाता है। असल में सिस्टम उससे बात करने की कोशिश कर रही है। सिस्टम लेडी सामने की तरफ खड़ी हुई है, उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है। चेंगली कहता है ये सब कुछ क्या है। सिस्टम लेडी बोलती है इस सब पे फोकस मत करो, तुम इस चीज पे फोकस करो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया और मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। काफी लंबा टाइम हो गया, मैं देख सकती हूँ इतने टाइम में तुमने 10,000 फेयर पॉइंट्स को अचीव कर लिया है, यानी किसका मतलब तुम जल्दी विलेज को लेवल 2 पे लेके जा सकते हो। चेंगली बोलता है क्या सच में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो चेंगली के सामने एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा करने के लिए अपने विलेज के अंदर 100 लोग कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसे देखकर सिस्टम लेडी से बोलता है मुझे तो लगा था तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम सिस्टम लेडी हो, इसके बावजूद भी सिस्टम के नियम भी ठीक से नहीं जानती। यहाँ पे तो लिखा हुआ है मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। सिस्टम लेडी बोलती है तो कोई बात नहीं, हम इसको अपग्रेड के लायक बना देंगे। मैं अभी एडवांस में तुम्हारी एक बैनर स्किल को एक्टिवेट कर रही हूँ,
सिस्टम लेडी के इतने के साथ में हमें पानी के अंदर एक बैनर दिखाई देता है जिसके अंदर टोड विलेज का सिंबल बना हुआ है और ये एक रिक्रूटमेंट बैनर है। सिस्टम लेडी आगे बोलती है इस बैनर को लगा दिया गया है, इस बैनर की पावर तुम्हारे विलेज की रेपुटेशन के हिसाब से डिसाइड की जाएगी और इसकी वजह से तुम लोगों को अपने विलेज के अंदर रिक्रूट कर सकते हो। लेकिन ये स्किल केवल कुछ टाइम के लिए वर्क करने वाली है और इसका कूल डाउन टाइम पीरियड बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए हर बार इस बैनर की वजह से रिक्रूट करने में तुम्हें ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। जिसमें के साथ में चैनल दोबारा से अपनी नींद पहुंच जाता है और यहाँ से हम अगले सुबह का सीन देखते हैं। यहाँ पर टोड विलेज के अंदर एक बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। दो लोग टोड विलेज ज्वाइन करने के लिए आए और इन दोनों बंदों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई है। इनमें से एक का नाम लियो जिया है और दूसरे का नाम भी लियो ही। और अच्छी खबर यह है इन दोनों लोग विलेज ज्वाइन करने के बाद में विलेज 16 कंप्लीट हो जाएंगे। जंगली तुरंत ही बटलर्स कहकर इन दोनों को अपने विलेज ज्वाइन करवा लेता है और फिर इसके बाद में उसे स्कीम शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 100 लोग कंप्लीट हो चुके हैं तो उसको तुम्हें इनाम मिलने वाला है, क्या तुम इस इनाम को पहले लोगे। जंगली कहता है ये सब कुछ बात में पहले मुझे विलेज अपग्रेड करना है। जंगली के तक के साथ में विलेज तुरंत ही अपग्रेड हो जाता है। अपग्रेड होने में कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं दिए, न ही कोई लाइट वगैरह दिखाई देती है, बस तुरंत ही विलेज अपग्रेड हो चुका है। सिस्टम लेडी बोलती है बहुत अच्छे, तुम्हारा विलेज अब अपग्रेड हो चुका है। और इसके बाद में नंबर आता है तुम्हारे फेयर पॉइंट्स का, तुम्हारे पास 10,000 फेयर पॉइंट्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब तुम एक हीरो को भी यहाँ पर समन कर सकते हो। तुम एक ऐसे हीरो को यहाँ पर बुला सकते हो जो कि इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए उसकी पावर इस वर्ल्ड से एकदम अलग होगी। जंगली कहता है कि सच में ऐसा हो सकता है। वैसे 10,000 फेयर पॉइंट्स ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए क्योंकि 10,000 फेयर पॉइंट्स इकट्ठा करने में मैंने काफी मेहनत की है। सिस्टम लेडी बोलती है तुम्हें ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि हीरो की वैल्यू इतनी ही होती है और इसके अलावा अभी तुम्हें 10,000 पॉइंट्स इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगी, लेकिन अगली बार इससे कम मेहनत लगेगी क्योंकि जैसे तुम्हारा विलेज अपग्रेड होता जाएगा वैसे ये मेहनत कम होती जाती है। सिस्टम के तकनीक के साथ में हीरो समझने का ये पूरा स्टेज बन जाता है। सामने की तरफ ये मोती से दिखाई दे रहा है। सिस्टम लेडी यही करके अब सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करती है और जंगली से उन सारे फेयर पॉइंट्स को ले लेती है और इसके अलावा भी इस फेयर पॉइंट को इस मोती के साथ मर्ज करने के लिए भी काफी लंबी प्रोसेस होती है। जंगली खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर एंड में जंगली से बोलती है लो टाइम हो चुका है, अब तुम्हें तुम्हारे 10,000 फेयर पॉइंट्स के बदले में एक रैंडम हीरो मिल जाएगा। इसके बाद में जंगली को एक स्किम डिश होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है उसके पास में एक नई स्किल आ चुकी है जिसका नाम है एलिक्वेंट। वो सिस्टम से पूछने लगता है ये किस तरह की स्किल है, क्या इसकी मदद से मेरी बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी, मैं और भी प्रभावशाली तरीके से बोल पाऊंगा। सिस्टम लेडी बोलती है हाँ बिल्कुल, इससे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है तुम स्किल को किस तरह से यूज करते हो, वैसे ही ज्यादा खास नहीं है। जंगली कहता है अच्छा ठीक है, फिर लकी ड्रॉ को शुरू करते हैं। जे कहते एक बटन को दबाता है, उसके साथ में लकी ड्रॉ की मशीन वापस समन हो जाती है। ठीक इसी समय हम टोड विलेज के बारे में देखते हैं जहाँ पर सर्वेंट लगातार ऊपर तक चलती हुई आ रही है कि टोड विलेज की तरफ जा रही है और ये वही सर्वेंट है जो कि सुयिंग के साथ में थी। अभी इस टाइम बहुत परेशान है कि सोचने लगती है मिस सुयिंग के साथ इस टाइम बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा है मैं वापस से टोड विलेज जाऊं और उनके लिए मदद लेके आऊं। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि सभी लोग को ऐसा लगने लगा है कि सुयिंग असल में एक बैड लक पर्सन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सब के अंदर उनकी कोई भी गलती नहीं है। पहले जिस इंसान से उनकी शादी होने वाली थी उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, फिर दूसरी शादी होने वाली थी उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, इसलिए सभी लोग उनको पनौती समझने लगे हैं। लेकिन इस सब के अंदर तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ तो एक माउंटेन बैंडिट ने किया है और मुझे तो ऐसा लगता है इस सब के अंदर उस माउंटेन बैंडिट का भी कोई हाथ नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है और उसने सुयिंग के लिए अच्छा ही किया, लेकिन इनडायरेक्टली सुयिंग के ऊपर ये काफी नुकसानदायक रहा है। उनको उनकी फैमिली से निकाल दिया गया है कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट दिया गया जिसकी मदद से वो अपना गुजारा चला सकती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट भी एकदम बेकार सा है, काफी घटिया इलाके पर है। इसी वहाँ पर अक्सर ही कुछ ना कुछ लोग हमें अटैक करने के लिए आते रहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हम वहाँ पर उस जगह पर अपना रेस्टोरेंट खोल पाए। इस वजह से वहाँ पर रेस्टोरेंट चला पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, हम वहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो चाहती है या इस जगह पर आकर मैं माउंटेन बैंडिट से मदद मांगू। उनको ऐसा लगता है इस सिचुएशन के अंदर उनकी फैमिली तो सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये बैंडिट उनको सपोर्ट कर सकता है। यहाँ से हम दोबारा चैनल की सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी लकी ड्रॉ स्किल एक्टिवेट होने वाली है। सिस्टम लेडी उस मशीन के ऊपर एक मारती है जिसके साथ में मशीन के अंदर से एक गोल्डन बॉल बाहर निकलती है, इसका मतलब ये एक लेजेंडरी चीज है और चेंगली जैसे उस चीज को हाथ लगाता है ये एक बहुत बड़ी सी एक्स बन जाती है। चेंगली को उसका नया एक ऑफिशियल वेपन मिला है और उसका नाम है घोस्ट फेस एक्स। जब चेंगली से इंटरव्यू पढ़ रहा होता है उस पर चलता है इसका वजन 108 kg है और ये पता चलने के साथ में चेंगली तुरंत जमीन पे गिर जाता है। उसने इस एक्स को भी हाथ में पकड़ रखा था, इस एक्स का वजन बहुत जाता है। सिस्टम लेडी से बोलता है ये तो बहुत शानदार है, काफी अच्छी तरीके से मेरे हाथ में आ गई, लेकिन फिर भी इसका वजन इतना ज्यादा है कि मैं ठीक तरह से इसका यूज नहीं कर पाऊंगा, और जब इतनी वजनदार चीज हो जिसको मेरे लिए उठाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है तो फाइट के अंदर मेरे किसी भी काम की नहीं है। सिस्टम लेडी बोलती है असल में ये वजनदार नहीं है, तुम काफी कमजोर हो। चिंगली कहता है कि सच में इस वेपन को उठाने के लिए अब मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद अब हम कुछ देर बाद देखते हैं चिंगली इस टाइम पर अपने रूम में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, वो सिस्टम के एरिया से बाहर आ चुका है। सामने एक तरफ लाइलिन है, वो चिंगली से पूछने लगती है क्या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, मैं भी अपने लिए बना के लाऊं। चिंगली कहता है नहीं तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने तुम्हें जिम्नास्टिक के बारे में थोड़ा कुछ बताया था कि तुमने उसके ऊपर फोकस किया। लेनिन बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ।
जब तो लैलिन उस डांस को वहाँ पे दिखाने लगती है और साथ में चंगली से ये पूछती है इस डांस को करने का फायदा क्या है। मुझे नहीं लगता ये किसी तरह से काम का होगा। चंगली कहता है नहीं नहीं, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा काम का है। असल में इसकी मदद से तुम अपनी बॉडी शेप को काफी ठीक कर सकती हो। तुम काफी हेल्दी रहोगी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करती रहोगी तो उसकी मदद से तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। इस दुनिया के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जिनका शरीर एकदम तुम्हारे जैसा है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि इनके लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, तुम्हें खाने पे फोकस करना चाहिए। इसी तरह से लैलिन को काफी सारे टिप्स दे रहा होता है। इस टेम्परेरी सर्वेंट इस जगह पहुंच जाती है और जहाँ पर वो लगती है कि तुम दोनों का यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर इसका पता चलता है ये जो सर्वेंट है ये लैलिन को पहले जानती है। असल में लियू फैमिली और सू फैमिली काफी लंबे टाइम से एक अच्छे दोस्त रहे। इसके बाद चंगली इसके यहाँ पर अन्य कारण पूछने लगता है। लड़की बताती है कुछ हो चुका है। वैसे मिस सुइंग आपके बारे में काफी कुछ सोच रही थी, लेकिन आप तो यहाँ पर काफी तक खुश है, लगता है आप उनको याद नहीं कर रहे। चंगली कहता है मुझे ऐसा लगता है वो मुझे कुछ ज्यादा याद कर रही है। सर्वेंट बोलती है वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर उनके साथ काफी तक खराब चल रही है, तुम चाहो तो खुद देख सकते हो। ये कि तो एक लेटर उसकी तरफ बढ़ाती है। इस लेटर के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि इस टाइम पर स्विंग सिस्टम जाके चल रहा है। इसे देखकर चंगली बोलता है तो इसका मतलब यह है मेरे को जल्दी से कुछ लोगों को उसके साथ भेजना पड़ेगा ताकि वो स्विंग को यहाँ पर लेके आ सके। सर्वेंट बोलती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो केवल कुछ सुंदर सी लड़की नहीं है जिसे तुम ऐसे उठा के यहाँ पर लेके आ जाओगे। तुम्हें उनको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी और इसके अलावा किसी भी हालत में किसी बैंडेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हाँ नहीं कहेंगी। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट चीज, पिछली बार जो तुमने हुआंग सिटी के ऊपर आतंक मचाया था वो काफी खतरनाक हो गया था और अब इसी वजह से सिटी के हर लोग तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सब जगह पर काफी ज्यादा पहरेदारी बढ़ा दी गई है, इसलिए अगर तुम वहाँ पर आसपास भी गए तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। चंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है, ये इसका मतलब मैं उस विलेज जा नहीं सकता हूँ, तो फिर जाने दो, मैं नहीं जाने वाला। इसी तरह सिस्टम लेडी उस जगह पहुंच जाती है। चंगली से बोलने लगती है तुम्हारा एक और नया मिशन एक्टिवेट हो चुका है जो कि पार्ट 3 होगा। तुम्हें जाकर स्विंग की मदद करनी है उसके रेस्टोरेंट को चलाने में। उसके रेस्टोरेंट की मदद से तुम्हें उसको और खुद को उस जगह सबसे अमीर आदमी बनाना है। इस मिशन को सुनने के साथ में चंगली तुरंत लैलिन से बोलता है जाओ जाकर बटलर और उन दोनों नए बंदों को लेके आओ जो कि अभी विल्सन ज्वाइन हुए थे। ये सुनकर लैलिन वहां चली जाती है और इस टाइम पर चंगली के चेहरे के ऊपर एक अलग सी स्माइल आती है जिसे देखकर ये लड़की बहुत डर जाती है। सर्वेंट पीछे तो हटने लगती है। चंगली इस तरफ बढ़ता है। सर्वेंट कहती है ये आप क्या कर रहे हैं? तभी पीछे हटते सर्वेंट एक दीवार के पास पहुंच जाती है। चंगली इसको हाथ रखते हुए बोलने लगता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में इस टाइम पर सर्वेंट बहुत ज्यादा घबराई भी होती है। वो सोचने लगती है ये तो मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, शायद इसी वजह से इसने लैलिन को यहाँ से बाहर भेजा था। लेकिन नहीं, अगर इस टाइम छूने की कोशिश की तो यहाँ पर चिल्ला दूंगी, पूरा आतंक मचा दूंगी मैं यहाँ पर। तभी चंगली के हाथों में कुछ चांदी के टुकड़ों रखता है। फिर कहता है तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेने चाहिए और इसके बारे में बिल्कुल भी स्विंग को मत बताना। और ये सुनने के साथ में आखिरकार इस सर्वेंट की जान में जान आती है। वो समझ जाती है उसके साथ में कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। इस टाइम पर कुछ और लोग गेट और खुलते हुए अंदर की तरफ आते हैं। ये बटलर और वो दोनों भाई है। इन्हें देखकर चंगली से पूछने लगता है बताओ अभी इस टाइम पर हमारे विलेज के अंदर कितना पैसा है? बटलर बताता है अभी इस टाइम पर केवल 122 सिल्वर है। चंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ऐसा करो उनमें से 100 इस सर्वेंट को दे दो। इसका नाम शीरो है जिसको स्विंग ने यहाँ पे भेजा है, इसको तुम जानते ही होगे ना। तभी शीरो बोलती है 100 टेल्स, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। चंगली कहता है तुम चिंता मत करो, तुम सभी को लेके चले जाओ और इसके अलावा हमारे पास काफी सारा सिल्क और सैटिन भी है, तुम उसे भी साथ में लेके जाना और जाकर अपनी यंग बिस को दे देना। इससे आगे उनको क्या करना है वो संभाल लेगी। इसके बाद में चंगली इन दोनों भाइयों से पूछता है ए तुम दोनों मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? तुम्हारे कोई बांटे वगैरह चल रही है? इनमें से एक बोलता है नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं चल रही, हमें आज तक कभी भी कोई भी क्राइम करने का मौका ही नहीं मिला। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन हमें पूरा यकीन है अगर कुछ टाइम आप हमें दे तो कुछ ही टाइम के हमारे ऊपर भी एक कितनी शानदार बाउंटी होगी कि लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमारे भी कुछ रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। यही बात करते दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और चंगली सोचने लगता है इस तरह से रेस्पेक्ट बढ़ती नहीं है। और फिर अगले से आ जाता है कि वो तो खुद भी इसी तरह रेस्पेक्ट को बढ़ा रहा है। एक बैंडेड के लिए उसके ऊपर कितनी बाउंटी लगी हुई है, यही उसकी रेस्पेक्ट होती है। चंगली आगे बोलता है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ, तुम्हें जाकर किसको प्रोटेक्ट करना है और जिसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में मेरी उसके साथ शादी होने वाली है। लाओजिया बोलता है अच्छा ऐसी बात है तब तो ठीक है, हम पूरी तरीके से उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारे होते हुए कोई भी उनको हाथ पे नहीं लगा पाएगा। चंगली बोलता है अगर किसी ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें उनके साथ में क्या करना है तुम्हें पता है? दोनों भाई एक साथ बोलते हैं वैसे हमारे पास में करने के लिए काफी कुछ है, आप बताइए आप ये करवाना चाहते हैं? चंगली बोलता है उनका पूरी तरह चूरा बना देना, उनकी एक एक हड्डी टूट जानी चाहिए। लाओजिया बोलता है किस चुए बस इतना ही, मैं तो सोच रहा था उनको जान से मार देंगे और मारने से पहले उनको टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन चलो ठीक है उनको थोड़ा पीट पाट के छोड़ देंगे। इसी सारे इंस्ट्रक्शन के साथ में ये सारे लोग कैसे रवाना हो जाते हैं। चंगली इस सर्वेंट की देखभाल के लिए इसके साथ में और भी कुछ लोगों को भेजता है जो कि डायरेक्टली इसकी सिटी के गेट तक छोड़ के आएंगे। इसके बाद में हम विलेज ऑफ जीव का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी शानदार माहौल है, काफी सारी भीड़ है यहाँ पर और यहाँ पर इस विलेज के सब कुछ ठीक हो चुका है, लोग अच्छे तरीके से रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर जाते हैं। सो यिंग भी इस टाइम पर एक रेस्टोरेंट के काउंटर के पास बैठी होती है और सोचने लगती है
हमारे इनकम और इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस है वो दोनों ही काफी ज्यादा गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। हमारी जगह तो काफी शानदार है, ये जगह रेस्टोरेंट के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये परफेक्शन हमारे लिए काम की नहीं है, क्योंकि इस जगह पर इतने सारे रेस्टोरेंट खुल चुके हैं कि हमारा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और जो हमारा कंपटीशन है वो किसी भी तरीके से हमारे साथ में अच्छा बिहेव करने वाला नहीं है, वो काफी ज्यादा घटिया लोग हैं, इसलिए उनके साथ में कंपटीशन में रहना थोड़ा ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। हमारा कंपटीशन शिलाओ रेस्टोरेंट के साथ में है, जिनके इस जगह पर और भी कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने पूरी चेन बना रखी है, जिस वजह से उनका सामना करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम डाटाओ शिलाओ है, और यही शिलाओ रेस्टोरेंट का ओनर है। ये यहाँ पर स्विंग के बारे में सोच रहा होता है। असल में जो सू फैमिली है और जो इसकी फैमिली है, जो कि ली फैमिली है, इन दोनों की जो है थोड़ी सी दुश्मनी चली आ रही है। इसी वजह से किसी भी तरीके से स्विंग को यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं खोलने देना चाहता है, और साथ में यही वो कारण है जिससे स्विंग की फैमिली ने स्विंग को ये रेस्टोरेंट दे दिया है। वरना अगर इस जगह पर इस तरह की गड़बड़ नहीं होती तब तो बिल्कुल भी उसको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिलने वाला नहीं था। ये बंदा लुटाओ इस टाइम पर यही सोच रहा होता है कि किसी भी तरीके से स्विंग से उसके रेस्टोरेंट को छीन ले और उसको वापस से बेघर कर दे, या फिर उसके साथ में और भी कोई गलत हरकत करके उसके रेस्टोरेंट को बंद करा दे। इसके पास में ये चीज एक काफी अच्छा मौका है स्विंग की फैमिली से बदला लेने का। बस इसको यहाँ पर ये चीज नहीं पता कि स्विंग की फैमिली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस स्विंग के साथ कोई गलत हरकत कर देगा तो स्विंग की फैमिली इससे खुशी होने वाली है। इसके बाद में हम स्विंग के रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर 3 लोग अंदर की तरफ एंटर करते हैं और अंदर आते हुए बोलने लगते हैं, तुम तो काफी सुंदर हो, मैंने देखा है तुम्हारी शक्ल, वैसे अभी फिलहाल तो तुमने चेहरे को ढक रखा है, लेकिन अगर तुम अपने चेहरे को दिखाकर ऐसे यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठोगी तो ऐसा हो सकता है तुम्हारी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए, लोग और भी तुम्हें देखने के चक्कर में इस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाए। लेकिन जिस तरीके से तुम रेस्टोरेंट चला रही हो इस तरीके से चलने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जल्दी से इस रेस्टोरेंट को हमें बेच दो। क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? स्विंग बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं है, और इस रेस्टोरेंट को मैं कभी भी सील करने नहीं हूँ, तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, रेस्टोरेंट को बंद करने का टाइम हो चुका है। ये लोग बोलते हैं, ऐसे कैसे बंद करने का टाइम हो गया, तुम्हें ध्यान देता, हम तुम्हारे कस्टमर्स हैं, यहाँ पर तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर वाइन पीने के लिए आए और हमें वो सर्व की जानी चाहिए। क्या इस तरह चलाओगे तुम रेस्टोरेंट? अगर इस तरह चलाने लगी, गेस्ट के साथ में इस तरह का बिहेव करने लगी, उनके मुंह पर रेस्टोरेंट बंद करने लगी, तब तो चल लिया तुम्हारा। ये सुन के स्विंग का गुस्सा आ रहा होता है। वो एक सर्वेंट से बोलती है, ठीक है इनको जो भी चाहिए वो इनको दे दो। ये सर्वेंट यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से इन लोग साथ बिहेव करता है, अच्छी तरीके से इनको वाइन सर्व करता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर तोड़ मचाने के लिए आए होते हैं। इन्हें किसी भी तरीके से इस रेस्टोरेंट के अंदर केवल आतंक मचाना होता है। ये जोर से उस वाइन कप को नीचे तो पटक कर तोड़ देते हैं। उसके बोलने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम कितने खास लोग हैं और हमें केवल ये सर्वेंट सर्व कर रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बॉस, तुम्हें खुद से आना चाहिए। इस रेस्टोरेंट के ओनर तुम खुद आगे बढ़ो और यहाँ पर आके हमें सर्व करो और साथ में अपना चेहरा भी दिखाओ। ये सुनकर स्विंग के गुस्सा कुछ तो बढ़ रहा होता है। वो घूर के इनकी तो देखने लगती है। ये लोग बोलते हैं, ऐसे घूर के हमारी तरफ क्या देख रही हो, हमें सब कुछ पता है, कुछ टाइम पहले कुछ बैंडिट्स ने तुम्हें किडनैप कर लिया था और ये बात सब जानते हैं। काफी लंबे टाइम तक तो उनके पास में रह के आई हो, तुम्हारे साथ में काफी कुछ हुआ होगा, ये जिसका मतलब तुम्हारे पास में सब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से कुछ तरीका हमें भी दिखाओ, हमें बताओ उन बैंडिट्स से तुम्हें रहकर तुम्हें किस किस तरह का एक्सपीरियंस मिला है। ये कितने लोग भर भर के स्विंग को मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसी टाइम पर कुछ और बंदे यहाँ पर अंदर की तरफ एंटर करते हैं। ये वो दोनों भाई है जिनको चेंगली ने भेजा था। इनमें से एक अंतर आने के साथ में एक मटके को उठा लेता है और फिर जोर से इनमें से एक के मुंह पे मार देता है और इसी के साथ में इस जगह पर फाइट शुरू जाती है। ये दोनों बंदे तेजी से उन बाकी दोनों बंदों पर अटैक करते हैं और पास तलवार निकालकर उन्हें गर्दन पर लगा देते हैं और फिर इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है और साथ में धमकी दी जाती है, अगर आज के बाद किसी ने भी मिस स्विंग को परेशान करने की कोशिश की तो उनको एक बड़ी सजा मिलेगी। इस बार जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार मार भी दिया जा सकता है। और अब स्विंग इन दोनों तो दिख रही होती है, सोचने लगती है ये दोनों है कौन। वो इन दोनों से पूछने लगती है, तभी इनमें से एक बोलता है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमारे चीफ ने आपकी रखवाली करने के लिए कहा है। वैसे में आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई। इस टाइम पर सर्वेंट भागते हुए इस जगह पर आती है। इस टाइम पर सर्वेंट के चेहरे के ऊपर एक अलग की स्माइल होती है। इसे देखकर स्विंग उससे कहने लगती है, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम इन सभी को यहाँ पर क्यों लेके आई हो। तभी लाउजिया बोलता है, ये हमें यहाँ पर लेके नहीं आई, हमारे चीफ ने हमें यहाँ पर भेजा है आपकी रखवाली करने के लिए, और जब तक हम यहाँ पर है तब तक कोई भी आपको हाथ नहीं लगा पाएगा। आप अच्छे तरीके से इस रेस्टोरेंट को आगे बढ़ा सकती है, और इसके अलावा भी अगर आपके रेस्टोरेंट के अंदर आपको किसी भी तरह के टास्क में हमारी जरूरत हो तो उसके अंदर भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सर्वेंट आगे बोलती है, इन दोनों के अलावा टोड विलेज के चीफ ने 100 टेल्स भी हमारे पास में भेजे हैं, 100 सिल्वर टेल्स, जिनकी मदद से हम इस रेस्टोरेंट को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्विंग कहती है, ये तो काफी अच्छा हुआ, हमें उन सामान की काफी जरूरत थी, अब जल्दी से सारा सामान अंदर ले आओ, उन सभी को बाहर छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसके बाद में स्विंग इस सर्वेंट से और भी सवाल करती है कि तुम टोड विलेज तक पहुंचे कैसे, कि किसी और बैंडिट ने तुम्हें परेशान नहीं किया। सर्वेंट बोलती है, परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन उन सभी को मैंने ये बता दिया कि मैं यहाँ से टोड विलेज जा रही हूँ और वहाँ पर टोड विलेज के चीफ को मैं जानती हूँ। और इस सुनने के साथ में सारे बैंडिट तुरंत वहां से भाग गए। मैं बड़ी सनी से टोड ब्रिज तक पहुंच गई और किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। स्विंग बोलती है, बहुत अच्छे, ये तो काफी अच्छी बात है। सर्वेंट बोलती है, वैसे उन्होंने आपके लिए एक लेटर भी भेजा है। इसके बाद हम एक दिन पहले का एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं।
चेंगली ने ये लेटर इस लड़की लाइलिन से लिखा है क्योंकि चेंगली की राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं और लाइलिन को इस वर्ल्ड की लैंग्वेज आती है। और चेंगली ने इस लेटर के अंदर प्यार भरी बातें नहीं लिखी बल्कि बिजनेस की कुछ टिप्स लिखी है जो कि उसके टाइम पर काफी अच्छी खासी फेमस थी और अब यहाँ पर सुइंग के भी कब ज्यादा काम आ सकती है। जब सर्वेंट सुइंग को ये लेटर देती है, सुइंग उसे एक बार देखने से पहचान जाती है कि ये लेटर जरूर से किसी लड़की ने लिखा है। इसके बाद में ये लोग इस लेटर को साइड में पटक देते हैं और सीधे मेन पॉइंट पर बात करते हैं। ये लड़की सर्वेंट सुइंग को सच बताने लगती है कि उसने टोन रिलेशन क्या देखा। उसने देखा था कि चेंगली एक लड़की के साथ में था और उसके अलावा उसने ये भी देखा था कि चेंगली के रूम के अंदर बेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। यानी इसका मतलब ऐसा हो सकता है वो लड़की वहां पर उसी रूम के अंदर रहती हो। भले बेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लेकिन ये दोनों एक ही रूम में रहते हैं। और इसके अलावा ये सर्वेंट लिव फैमिली के बारे में सब कुछ जानती है। वो बताने लगती है वो जो लाइलिन है वो असल में एक सर्वेंट है और वो सर्वेंट अगर चेंगली के साथ में तो इसका मतलब चेंगली जरूर से उसका ऑनर होगा। वो जरूर से चेंगली को अपने आप को सर्व कर रही होगी। यही सब कुछ सुन के सुइंग को आपसे बुरा लगने लगता है। उसको एक अलग से जलन सी हो रही है। इसके अंदर दोबारा से इस लेटर के ऊपर लौटते हैं। इस लेटर के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो पैसे उसने भेजे हैं उन पैसों की मदद से रेस्टोरेंट को रेनोवेट किया जाए। पैसे डायरेक्टली खर्च ना किया जाए, सारे पैसे को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहिए। और इसके अलावा इसी लेटर के अंदर कुछ नए डिशेस के नाम पे लिखे होते हैं जो कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उनको बनाना भी काफी आसान है। सुइंग इसी बारे में सोचने लगती है कि वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह की नई डिशेस को शामिल कर सकती है और अगर सच में इनको बनाना काफी आसान है, इन्वेस्टमेंट कम लगेगी तो काफी अच्छे तरीके से इनको शुरू किया जा सकता है और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसके बाद में अब हम टोड विजुअल्स देखते हैं। यहाँ पर मस्त ट्रेनिंग चल रही है। जितने भी लोग यहाँ पर लाया गया था उन सभी की ट्रेनिंग कराई जा रही है और लिन इनकी मदद कर रहा है। चेंगली इन सभी को फाइटिंग एक्सपर्ट बनाना चाहता है तो किसी भी टाइम पर अगर टोड विलेज पर कोई अटैक हो तो ये लोग मदद कर सके। लेकिन इसके अलावा भी टोड विलेज के अंदर अभी इस टाइम पर काफी कुछ चल रहा है। ये भी रेस्टोरेंट के ऊपर काफी वर्क कर रहा है। चेंगली अपनी कुछ रिसर्च कर रहा है जिसके अंदर ये बंदा संजीव उसकी मदद करता है। जब ये बंदा इस जगह पर ट्रेनिंग कर रहा होता है तब लाइलिन इसको पास में आती है इसको बुलाने के लिए और ये बंदा भी सोचने लगता है चीफ को अक्सर ही मेरी जरूरत पड़ती रहती है पर जब भी उनके पास में जाता हूँ उनके पास में किसी नए डिश का नाम होता है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना होता है और फिर वो उस डिश के बारे में मुझे सब कुछ बताते हैं कि उसे किस तरह से बनाना है, उसका टेस्ट कैसा होता है और फिर मैं भी उसको बना कर देखता। उन्होंने एक बार फिर से मुझे बुलाया। ये इसका मतलब उनके पास दोबारा से कोई नई डिश होगी जो कि वो मुझसे बनवाना चाहते होंगे। यही सोचते हुए चेंगली के पास में जाता है और चेंगली से पूछने लगता है बताइए क्या काम है। इसके बाद में चेंगली से आज की स्पेशल डिश बताता है जो कि ब्रेड और इन लोग के लिए ये भी एकदम नया नाम है। इसके अंदर चेंगली इसे कुछ बताता है जो कि ओवन। ब्रेड को बनाने के लिए ओवन की जरूरत पड़ती है तो पहले उन्हें अपने किचन के अंदर ओवन को सेटअप करना पड़ेगा और फिर इसके बाद चेंगली की मदद से किचन के अंदर ओवन को सेटअप किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड बनाने की प्रोसेस शुरू होती है। वो एक केस बंदे को बताया जाता है कि ब्रेड को बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, किस किस तरीके से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में डाले जाते हैं। संजीव एक काफी सुंदर शेफ है इसलिए चेंगली जैसे इसको बताया जाता है ये बंदा सब कुछ याद करता जाता है और अब इसी तरीके से कुछ देर तक मेहनत करने के बाद में फाइनली ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी है बिल्कुल वैसी जिस चेंगली चाहता था। और फिर इसके अंदर संजीव काफी सारे ब्रेड तैयार करता है और पूरे विलेज के अंदर वो ब्रेड बांटी जाती है। और अब इस तरीके से चेंगली ने एक हेड शेफ को एक फ्यूचर शेफ बना दिया है जो कि वो डिश बनाना जानता है जो कोई और नहीं जानता। इसके बाद में हम लीव विलेज सीन देखते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा खतरनाक सीन चल रहा है। रेस्टोरेंट काफी वर्क कर रहा है क्योंकि उससे काफी सारे पैसे भी है लेकिन वर्कर्स छोड़ के जा रहा है और अभी इस टाइम पर स्विंग के सामने उसका आखिरी वर्कर खड़ा होता है जो कि जल्दी यहाँ पर छोड़ के जाने वाला है। वो स्विंग से बोलने लगता है मैंने काफी सारे नए वर्कर्स को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई वर्कर नहीं मिल रहा है, कोई भी हमारे रेस्टोरेंट को ज्वाइन करना नहीं चाहता। स्विंग बोलती है कोई बात नहीं, हमारे पैसे की कोई कमी नहीं है, हम बाद में किसी और वर्कर को ढूंढ लेंगे। वो ऑर्डन बोलता है ऐसी बात है कि मैं खुद भी इस रेस्टोरेंट को छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ। स्विंग कहती है क्या पैसे की कोई प्रॉब्लम है या फिर इसके अलावा कोई और दिक्कत आप मुझे बता सकते हैं, मुझको सॉल्व करने में अपनी पूरी मदद करूंगी। ऑल्डन बोलता है मैं कह चुका हूँ मैं बहुत ज्यादा इस रेस्टोरेंट में नहीं रुक सकता। असल में बात फ्यूचर की है। ये कहते हुए ये ओल्ड मैन का जो डरा हुआ होता है और स्विंग समझ जाती है अगर इसे किसी तरह से रोकने की कोशिश की तो ये रुकने वाला नहीं है, ये जाके ही मारेगा। तो एंड में स्विंग उसे बोल देती है, वो उसे कहती है तो कल आके अपनी सैलरी ले जाना। लेकिन ये ओल्ड मैन इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, उसको अभी के अभी इसे रेस्टोरेंट को छोड़ना है। बाकी बोलता है सैलरी भी आप रख लीजिए, मुझे बस रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बस जा रहा हूँ। ये कहते वो हल्का सा बाहर की तरफ देखता है। स्विंग भी बाहर दिखती है, वहाँ सामने की तरफ ये बंदा बैठा हुआ है और इसी के साथ में स्विंग समझ जाती है ये सब कुछ इसी का इधर है। वे तो स्विंग को काफी लंबे से पता था जैसे जैसे ई करके उस सारे वर्कर को छोड़ के जा रहे थे उस समझ में आ रहा था कि सबके अंदर इसी की चाल है। और फिर इसके बाद में ये ओल्ड मैन यहाँ चला जाता है। स्विंग अब इस टाइम पर इस रेस्टोरेंट के अंदर अकेली हो चुकी है, वैसे उसके साथ में उसकी वो सर्वेंट है लेकिन और कोई भी नहीं है। स्विंग सोचने लगती है अब किस तरीके से ये रेस्टोरेंट आगे बढ़ेगा, हमारे पास पैसा तो है और साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है और ये दिक्कत सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तभी सर्वेंट उस पर्सन आती है, उससे क्या लगती है मुझे लगता है मुझे मार्केट जाकर और लोग ढूंढना चाहिए, ऐसा हो सकता है हमें कुछ और वर्कर्स मिल जाए जो कि मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाए। स्विंग कहती है नहीं इस सब कुछ भी फायदा नहीं है, कोई भी तैयार नहीं होने वाला, हमें यहाँ पर कोई भी वर्कर्स नहीं मिल सकते। अगर कोई वर्कर मिला भी तो जैसे उसको पता चलेगा कि उसको इस रेस्टोरेंट में काम करना है वो तुरंत ही भाग जाएगा। स्विंग इतना कहती है कि तभी सामने की तरफ से एक तांग उस जगह पर आ जाता है। उसके बाद संजीव बैठा हुआ है जो कि पूछता है क्या आप ही मिस स्विंग है। स्विंग बोलती है हाँ वो मैं ही हूँ। उसके तकैनिक के साथ में वो एक छोटा सा इशारा करता है
उसके तकने के साथ तांगे के अंदर कब से लड़के बाहर आ जाती है और फिर ये सबके सब एक साथ स्विंग से बोलता है, भाभी जी हमें यहाँ पर चीफ ने भेजा है इस रेस्टोरेंट में आपकी मदद करने के लिए। स्विंग बोलती है, आपको इस तरीके सबके सामने मुझे भाभी जी बोलने की जरूरत नहीं है। और ये कहते हैं स्विंग समझ जाती है इन सभी को चैंगली ने भेजा है। ये सुनकर सबके सब एक साथ दोबारा से बोलते हैं, ठीक है भाभी जी आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और ये सुनकर इस टाइम पर स्विंग को शर्म से आने लगती है, वो अपना मुंह छुपा लेती है। और अब इसी के साथ में स्विंग के रेस्टोरेंट के अच्छे टाइम शुरू होने वाले हैं। डेटोस इस टाइम पर अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है, सब कुछ देखने लगता है। वो देख के सोचता है स्विंग के पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया, इसने अपने पूरे रेस्टोरेंट को अच्छी तरह रेनोवेट कर लिया है। और इसके अलावा अब तो इसके अंदर वर्कर्स भी है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि इनके पास में इतने वर्कर्स, इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, कौन इनकी मदद कर रहा है। वैसे क्या फायदा इनके पास में कितना ही पैसा हो, लेकिन कस्टमर्स तो नहीं है ना। इतना रेनोवेशन की बातें भी क्या ही फायदा होगा जब कोई भी कस्टमर इनके रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करेगा ही नहीं। इस जगह पर पूरी तरीके से हमारे रेस्टोरेंट से दबदबा है, सब लोग हमारे रेस्टोरेंट के अंदर रहना चाहते हैं। इसके अंदर बंदा थोड़ा मजाक करने की कोशिश करता है, वो अपने वर्कर को बुलाता है और उससे कहता है, जाओ जाकर इन सामने वालों से कह दो अगर इनको रेनोवेशन की बात है, कुछ चेयर्स की जरूरत है तो वो हमसे खरीद सकते हैं। वर्कर भी मजाक के मूड में होता है, वो बोलता है हाँ बिल्कुल वो खरीद तो सकते हैं, लेकिन चेयर से करेंगे क्या, उनको तो कस्टमर तो है ही नहीं जो कि इस चेयर के ऊपर बैठ सके। और यही बात करते हुए ओनर और वर्कर दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। इसी टाइम पर एक गेस्ट इस जगह पर एंटर करता है। डेटोस स्पेशली इस बंदे के इंतजार में या गेट पे खड़ा हुआ था, उसके आने के साथ में इसको अंदर की तरफ इन्वाइट करता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके सब बहुत अमीर है और इस जगह पर काफी अलग अलग जगहों से आए, सबके सब अलग अलग जगहों से इकट्ठा हुआ है यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का स्पेशल खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चिली के फूड्स मिलते हैं। इनमें वो बंदा जो कि अपने साथ के इन सभी लोगों यहाँ पर लेके आया होता है, वो डेटोस से बोलने लगता है, मैं तुमसे पहले कह दे रहा हूँ तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर सबसे शानदार खाना है वही हमारे लिए सर्व करना, और इसके अलावा सारा खाना एकदम शानदार तरीके से होना चाहिए, स्पेशली वो चिली फूड जिसके बारे में तुम्हारा रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा फेमस है। ऑनर पहले तो हाँ बोल देता है कि हाँ ठीक है जैसे बोलोगे वैसा हो जाएगा। तो ये वर्कर आके बताता है कि चिली का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है और ये सुनिए के साथ डेटोस के पैरों के नीचे जमीन पूरी तरह खिसक जाती है। उससे कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, चिली तो कितनी सारी थी। वर्कर बोलता है वो बात यह है कि हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनमें से मैक्सिमम चिली फूड ही मांगते हैं, उनको स्पेशल खाना ही चाहिए होता है और इसी वजह से चिली खत्म हो चुकी है। और हमें नहीं लगता हमें चिली कहीं भी मिल सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर है, इसके व्यापारी बहुत कम है। और इसी के साथ में डस्ट के पसीने छूटने लगता है। समझ में नहीं आता वो किस तरीके से इन लोग से बात करे। उनके पास समझाने की कोशिश करता है, आप जाकर सेकंड फ्लोर में जो रूम है वहां बैठ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो चुकी है, चिली फूड खत्म हो चुका है। ये मेरा आदमी बोलता है अगर तुम्हें पैसे की कोई दिक्कत है तो तुम ऐसे बता सकते हो, हम जितने जाए उतने पैसे देने को तैयार है। मुझे पता है चिली फूड बहुत महंगा होता है, कहीं तुम इसे तो नहीं समझ रहे, हम तुम्हें बिल नहीं दे पाएंगे। डेटोस बोलता है नहीं नहीं पैसे की बात नहीं है, सच में चिली फूड खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास में और भी कौन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है, आप चाहे तो उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बस चिली फूड नहीं मिल पाएगा। अमीर आदमी बोलता है देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर चिली फूड सबसे ज्यादा फेमस है और तुम्हारे पास वही नहीं है। इस टाइम पर उसे कुछ शानदार स्मेल आने लगती है, ये मिर्ची की स्मेल है, जिसे सुनकर वो कहने लगता है ये स्मेल तो काफी शानदार है, तुम तो कह रहे थे चिली फूड खत्म हो गया और अभी स्मेल कहाँ से आ रही है। डेटोस बोलता है माफ कीजिए लेकिन ये स्मेल हमारे रेस्टोरेंट से नहीं आ रही। ये सुनने के साथ ये बंदा दोबारा से रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। वैसे सारे लोग बाहर निकल चुके हैं, ये स्मेल बहुत ज्यादा तेज है, सब जगह फैल चुकी है, एकदम अलग से स्मेल है जिस सूंघते हुए काफी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। असल में ये स्मेल आ रही है स्विंग के रेस्टोरेंट से। बाहर के साइड में एक स्टॉल लगा हुआ है जिसके ऊपर काफी सारी ब्रेड्स रखी हुई है। यहाँ पर अब काफी अच्छी तरीके से इस रेस्टोरेंट को प्रचार किया जा रहा है। जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सर्वेंट सभी से कहने लगती है अगर आज कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर आएगा तो उसे स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। वैसे इन अमीर लोगों को इस डिस्काउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इन्हें उस खाने की स्मेल आ रही होती है तो तुरंत ही उस रेस्टोरेंट की तो भागने लगते हैं। डेटोस ने रोकने की कोशिश करता है, वो तो कहता है प्लीज जाइए मत, हमारे पास और भी काफी कुछ है जो कि आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डेटोस का सब कुछ कहना एकदम बेकार है, इन सभी ने मन बना लिया है वो यहाँ जाने वाला है और वो चले ही जाता है। डेटोस केवल इनको रोकने की कोशिश करता रह जाता है और न केवल ये लोग गए बल्कि इसके अलावा रेस्टोरेंट में जितने भी कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने अभी तक खाना ऑर्डर नहीं किया था वो सब उठ के यहाँ चले जाते हैं। इसी समय इस मजाक कंटिन्यू किया जाता है। शीरू यहाँ पर इसके पास में आती है, डेटोस पूरी तरह से इग्नोर करता है तो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। शीरू कहती है असल में हमारे रेस्टोरेंट के अंदर अब बहुत सारे कस्टमर्स हो चुके हैं, मैं देख सकती हूँ आपका रेस्टोरेंट पूरी तरह खाली पड़ा है, तो कैसा रहेगा आपके यहाँ से कुछ चेयर आप हमें उधार दे दें। जिस पर डेटोस को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाते बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस तरीके से मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो। सर्वेंट बोलती है मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो, मैंने मजाक तो बनाया, मैं तो चेयर मांग रही हूँ, अगर चेयर नहीं है तो जाने दीजिए, इस तरीके छोटे बच्चों की तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अब मैच्योर हो चुका है, थोड़ा सोच के बोला कीजिए। जिस पर डेटोस अपना वो बना के रह जाता है, उसका मजाक उसी पर उल्टा पड़ चुका है। वैसे अब तो स्विंग का रेस्टोरेंट भी गफ्ट से चलने लगा है, उसके पास में काफी सारा पैसा है, 2 बॉडीगार्ड्स है और इसके अलावा बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि उसके लिए काम करेंगे और साथ में काफी सारी लड़कियां भी है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यहाँ से अब हम टोड विलेज से देखते हैं। टोड विलेज के अंदर काफी सारा सामान आया है जो कि स्विंग ने भिजवाया है। अब जब उसका रेस्टोरेंट ठीक से चलने लगा है तो उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट चंगी के लिए भिजवाया है
इस प्रॉफिट से बढ़कर एक और स्पेशल चीज है जो कि एक लेटर है। चेंगली से तुरंत लैलिन पढ़ा देता है और लैलिन से पढ़ना शुरू करती है। इसके अंदर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है वो चेंगली के लिए काफी ज्यादा खुश है कि चेंगली रिलेशनशिप में आ चुका है। वो उस लड़की लैलिन के साथ जितना लंबा चाहे उतने लंबे टाइम तक एकदम फ्रीली रह सकता है और दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता है। और वो चाहती है 100-150 सालों तक इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसे आगे बढ़ता रहे और दोनों के बीच में कोई भी ना आ पाए। इसी तरह की काफी सारी अच्छी बातें चेंगली और लैलिन के बारे में इस लेटर के अंदर लिखी हुई है, जिन्हें सुनने के बाद साफ पता पड़ रही है कि सुइंग को इस टाइम पर चेंगली से बहुत जलन सी हो रही है। वैसे जलन तो उसे लैलिन से हो रही है, चेंगली के ऊपर से गुस्सा आ रहा है और ये गुस्सा इस लेटर के अक्षरों में साफ दिखाई दे रहा है। वो शायद से इतने गुस्से में है कि अगर चेंगली सामने हो तो उसे मार भी सकती है, लेकिन फिर भी चेंगली से देखकर थोड़ा खुश होता है। वो सोचने लगता है उसे जलन हो रही है, इसका मतलब कुछ तो बात है। और फिर इसके बाद में वो भी अपना जॉब तैयार करने लगता है। वो जल्दी से एक पेन पेपर मंगाता है और फिर कुछ लिखना शुरू करता है। लैलिन पूछती है, मास्टर क्या आपको नहीं लगता इस बार भी लेटर मुझे लिखना चाहिए, मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी है? चेंगली बोलता है, नहीं इसमें राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बस कुछ फीलिंग्स है, मुझे यकीन है अगर मैं लिखूंगा तो भी वो समझ जाएगी। इसके बाद चेंगली इस बार उसे कुरियर से भिजवाता है, मतलब वो स्पेशल कुरियर जो कि उसे सुइंग ने दिया था कबूतर के ऊपर लगा के। इसके बाद चेंगली दोबारा से अपने टेबल पे बैठ जाता है। लिंग जियो सामने की तरफ खड़ा हुआ है। चेंगली से कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ वापस से सुइंग क्लास में चले जाओ, उसको तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। लिंग जियो बोलता है, वैसे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जब मैं यहाँ मौजूद था और मुझे उनके पास जाना ही था तो अभी लेटर मुझे दे सकते थे। चेंगली को लिंग जियो का कहना काफी सही सा लगता है। वो सोचने लगता है, हाँ बिल्कुल मैं ऐसा भी तो कर सकता था, मुझे कबूतर पर लगा भेजने की क्या जरूरत थी, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इसके बाद हम इस कबूतर को देखते हैं जो कि बहुत तेज तरह से उड़ते हुए तेजी से लीफ विलेज की तरफ जा रहा है और केवल कुछ ही देर के अंदर अपने गंतव्य पहुंच जाता है। सामने तो स्विंग होती है जो किसका इंतजार कर रही होती है। शायद से उसको पता था कि कुछ तो कुछ आने वाला है। जैसे ही लेटर स्विंग से पहुंचता है, स्विंग तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर देती है। इसके अंदर केवल 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, आर यू देयर, क्या तुम वहां हो। स्विंग कहने लगती है, ये क्या बकवास है, इतने लंबे टाइम से इंतजार करने की बात नहीं, इसलिए कुरियर की मदद से एक कबूतर को भेजा है, मतलब कबूतर की मदद से कुरियर को भेजा है और उसके अंदर केवल 3 वर्ड्स लिखे हैं, तुम कहाँ हो। इसी समय एक और पेजेंट जगह पहुंच जाता है जिसे सर्वेंट लेके आती है। इस वाले लेटर के अंदर भी केवल एक ही वर्ड लिखा हुआ है, स्लीपिंग। फिर एक और लेटर आता है जिसमें 3 वर्ड लिखा है, टेकिंग अ शावर। ये सब कुछ क्या हो रहा है, स्विंग को बिल्कुल भी इसका मतलब समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचने लगती है ये सब कुछ क्या है, वो एक एक वर्ड लिखकर ये सब कुछ क्या भेजना चाह रहा है, उसका क्या मैसेज है ये। इसी सारी बकवास की बात में अब हम इस रेस्टोरेंट को देखते हैं जो कि काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। इस टाइम पर रेस्टोरेंट के अंदर काफी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर खाना खाने के लिए आए। पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है, मतलब वो रेस्टोरेंट जो कि पहले एकदम खाली पड़ा हुआ था अब यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है। इसके बाद हम डेटोस को देखते हैं जो कि सबसे बहुत जल रहा है, वो बहुत गुस्से में है, उसके रेस्टोरेंट वर्क नहीं कर रहा है। फिर बहन के पास में जाता है, उससे कहने लगता है हमारे रेस्टोरेंट एकदम बंद होने के घर पे आ चुके हैं क्योंकि मार्केट में एक नया रेस्टोरेंट आ चुका है और सभी लोग उसी की तरफ भाग रहे हैं। सिस्टर बोलती है तो तुम्हें उस रेस्टोरेंट को बंद करा देना चाहिए। डेटोस बोलता है मैंने कोशिश की थी, मैंने अपने साथ कब से लोगों को वहां पे भेजा था ताकि उस रेस्टोरेंट को खरीद सके, लेकिन कुछ भी काम किया नहीं, वो बहुत अड़ियल है, वो हमें बेच नहीं रही है। और इसके अलावा हमने कई बार उसे डराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड है जो कि सब कुछ खराब कर देता है। सिस्टर बोलती है तुम एकदम बेवकूफ हो, एक खतरनाक काम इसे नॉर्मल से लोगों से करा रहे हो, जिसका काम उसी से करवाना चाहिए। एक खतरनाक काम खतरनाक लोगों से होता है, जाओ जाकर डूमाओ से बात करो। जिस पर डेटोस खुद भी घबरा जाता है, वो कहने लगता है डूमाओ, इतने से केस के अंदर हमें डूमाओ को घुसेड़ना चाहिए, आपको पता है ना वो कितना खतरनाक है। सिस्टर बोलती है हाँ बिल्कुल मुझे पता है वो कितना खतरनाक है, इसी वजह से तो इस केस के अंदर उसे घुसेड़ना जरूरी है, जाओ जाकर उससे बात करो, प्रोफेशनल काम वही ठीक से कर सकता है, उसके साथ में किसी भी तरीके से नेगोशिएशन करने की कोशिश मत करना, वो जो कीमत बोले उसे दे देना। जी कहने के बाद में रेडियो चली जाती है और डोटाओ आगे की तरफ डुमाओ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ से हम उसे एक किले के बाहर देखते हैं, वो गेट के ऊपर नॉक करता है। ये डुमाओ का किला है जिसके अंदर उसके सारे लोग रहते हैं, उसके काफी सारे लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। डुमाओ आराम से अपनी जगह बैठा होता है। इसके बाद में काफी सारी कहानियां फैली हुई है, किसी ने एक बार एक टाइगर को अपने हाथों से मार दिया था बिना किसी वेपन के, और उस टाइम पर इसने शराब पी रखी थी, मतलब शराब के नशे में भी इतना ताकतवर है कि एक शेर को जान से मार सकता है। और इसके इसी कारनामे के कारण सब जगह पर इसका बहुत ज्यादा खौफ है। डोटाओ इसी वजह से इससे मिलने के लिए आया, उसके पास पाकर सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट बंद कराना है, और इस काम के लिए वो उसे काफी सारे पैसे भी देता है, काफी सारे गोल्ड कॉइन्स। डुमाओ इसे देखकर खुद से इस काम में तो कूदने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने साथ में एक दूसरा बंदा बैठा होता है, उसको एक काम सौंप देता है कि उसे इस काम को कैसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। उस दूसरे बंदे को भी चीजें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि नॉर्मल से रेस्टोरेंट है, बंद कराना कितना ही मुश्किल होगा। और ये सोचकर वो अगले दिन अपने एक साथी बंदे के साथ में इस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है, मतलब सुइंग का रेस्टोरेंट। यहाँ पहुंचने के बाद में साथी बंदा अपने मेन बंदे जिसका नाम बेबो है उससे कहने लगता है ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, लोग अक्सर ही कहते हैं इसके अंदर काफी सुंदर खाना मिलता है, और जो खाना इस रेस्टोरेंट में मिलता है वो और कहीं पे भी नहीं मिलता। बेबो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, हमने सब बहुत कुछ खाया है जो काफी शानदार है, जैसे एक बार शेर का दिल खाया था, और उसके अलावा भी मैं अक्सर ही कुछ ना कुछ खतरनाक सा खाता रहता हूँ, मुझे नहीं लगता उस खाने की बराबरी यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो इसे टेस्ट करने का मौका मिलेगा नहीं, ये रेस्टोरेंट आज बंद होने वाला है। यही बात करते हुए दोनों यहाँ से देखते एंटर करते हैं। यहाँ पर और भी काफी सारे गेस्ट हैं, इनके लिए खाना लाया जाता है। शुरुआत में दोनों एकदम शांति से एक अच्छे कस्टमर की तरह पेट के भरपेट खाना खाते हैं, कुछ तो कुछ मीट वगैरह जो भी इनको चाहिए वो सब कुछ इनकी टेबल पर आता रहता है। लेकिन एंड में ये चिल्लाना शुरू कर देता है, और अब यहाँ से इनकी प्लानिंग शुरू होती है, इनको किसी भी तरीके से इस रेस्टोरेंट के रेपुटेशन को पूरी तरह से बिगाड़ना है, तो एक कस्टमर से
भाग जाए। ये चिल्लाते बोलने लगता है, ये सब कुछ क्या है? मेरे खाने के अंदर मीट का यूज किया गया है, लेकिन इसके अंदर रेड मीट भी है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी सूप के अंदर रेड मीट कैसे डाल सकता है? ये सुनने के साथ में सभी कस्टमर्स उसको देखने लगते हैं। रेपुटेशन डाउन होना शुरू हो चुकी है। इसी समय ये दोनों ब्रदर्स और साथ में सर्वेंट तीनों उसको अटेंड करने के लिए आते हैं। लुजाओ से बोलने लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जो हमारा शेफ है वो काफी ज्यादा काबिल है, वो किसी भी तरह की छोटी मोटी गलती भी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है आपकी आईसाइट थोड़ी सी वीक है, आपने किसी और चीज को रेड समझ लिया होगा। इस छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। ये सुनकर बेमो अपने पास में चक्कू बाहर निकालता है और बोलने लगता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी आईसाइट इतनी वीक नहीं है, थोड़ी वीक है, इसी वजह से मैंने उसमें से आधे चूहे को तो खा भी लिया। अब तुम्हें लोग सोचो, आधे चूहे को मैं खा चुका हूँ, अगर मेरी बॉडी के ऊपर ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लुजाओ बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तुमसे कह चुके हैं खाने के अंदर कोई भी रेट नहीं है। यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर हम जो भी खाना सर्व करते हैं वो काफी ज्यादा शानदार होता है और काफी अच्छी तरीके से बनाया जाता है। बेमो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम कितना भरोसा है? तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ कर देता हूँ। ये कहते बेमो अपनी तलवार को जोर से उस सूप के अंदर डालता है और उसके साथ में उसके अंदर से रेड वहां निकलता है। सच में इस सूप के अंदर रेड था। ऑब्वियसली ये इनकी प्लानिंग है, इन्होंने खुद से इस रेड को डाला है। हंसते हुए आगे बोलने लगता है, क्या तुम दिखाई दे रहा है मेरे सबसे ये चूहा ही है? मेरी आंखें इतनी भी वीक नहीं कि एक चूहे को ना पहचान पाऊं। और इसी के साथ में लुचाओ भी चीज समझ जाता है, ये इन लोग की चाल है, ये यहाँ पर आके गेम खेल रहे हैं, रेपुटेशन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। वस्ते बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम लड़ना चाहते हो? तुम लोग कस्टमर्स नहीं हो, तुम लोग रास्कल्स हो, और यहाँ पर तुम लोगों के साथ में एक ही तरह का बिहेव किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है ये शरीफों का रेस्टोरेंट है जहाँ पर आके तुम कुछ भी चिल्लाओगे और हम तुम्हारी चिल्लाहट को सुन लेंगे? अभी देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। लुजाओ के इतने के साथ में ही जिन लोगों ने अपने हाथों में इतनी देर से बैलन या फिर कुछ और चीज उठा रखी होती है वो एकदम से वेपन उठा लेते हैं। इन सभी के हाथ में चक्कू आ चुके हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर है, ये सारे गुंडे हैं और इतने सारे बैंडिट्स को अपने सामने देखने के साथ में ही बेमो उसके साथ किस बंदे दोनों की फट जाती है। ये दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। ये सर जो बोलने लगते हैं, हाँ हाँ हमसे गलती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो रेट हमने नहीं डाला था। प्लीज अगर तुम हमें पीटना चाहते हो तो पीट सकते हो, लेकिन जान से मत मारना, हम अभी इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते हैं। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ अगर आप किसी को पीटना चाहते हो तो हम मेरे लीडर को पीट सकते हो, इनका नाम बेमो है, प्लीज मुझे तो पीटना ही मत, मुझे पीटने का भी शौक नहीं है। ये सुनकर ये दोनों भाई स्विंग से पूछने लगता है, बताइए इन दोनों साथ में क्या करना है? आप जो बोलेंगे वो कर देंगे। स्विंग बोलती है, इनको पीटने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पीटने का काम नहीं होता, इन दोनों को जाने दो। स्विंग के इतने के साथ में इन दोनों जाने परमिशन मिल जाती है। रिंग जाते वक्त अपना रंग दिखाई जाते हैं। ये चिल्लाते हुए कहते हैं, किसी भी तरीके से इस रेस्टोरेंट को तो बंद होना ही पड़ेगा, हमें इस रेस्टोरेंट को बंद कराने का काम मिला है और हम कुछ ना कुछ करके इसे बंद करा के रहेंगे, तुम्हारी नाक में दम कर देंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाता। इस धमकी को सुनकर इन दोनों से एक भाई सोचने लगता है, ये क्या है, जा जाते उनको धमकी दिए गए, इस सच्चा तो मैंने मार ही देते और बेकार में काफी लंबे टाइम तक कुछ ना कुछ बखेड़ा करते रहेंगे। इसके बाद हम अगले दिन से देखते हैं पूरी गली के अंदर एक अजीब सी स्मेल फैली हुई है, जिस वजह से कोई भी यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर कोई एंटर नहीं करना चाहता, इतनी गंदी स्मेल के कारण। डिटॉस और उसका सर्वेंट ये सब कुछ अपने रेस्टोरेंट के अंदर से देख रहे होता है। अंदर से सर्वेंट बोलने लगता है, ये सब कुछ क्या है, कितनी गंदी स्मेल आज हमें फैली हुई है, शायद से ये उन लोगों ने फैलाई है। डुमाओ के लोग रेस्टोरेंट को बंद करने के चक्कर में बहुत ही गंदी चालों खेल रहे हैं। अगर इस तरह की चालें खेलते रहे तो कुछ टाइम के अंदर हमारा रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा, हमारे रेस्टोरेंट के अंदर भी लोग नहीं आ रहे। डिटॉस बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है तो मैं ये भी चलने के लिए तैयार हूँ, हमारे पास काफी सारे कैपिटल है, हम काफी लंबे टाइम तक अपने रेस्टोरेंट को खुला रख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनका रेस्टोरेंट बंद होना चाहिए, वो ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बस इस तरह की कुछ और चालें, उसके बाद में इनका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ दिन बाद देखते हैं जो कोई भी ये जिस स्मेल फैला रहा था उनको पकड़ लिया गया है। ये दो बंदे हैं जिन्हें स्विंग के सामने लाकर पेश किया जाता है और स्विंग के सामने लाने से पहले इनको बुरी तरह से पीटा गया है। और अब जब इन्हें पकड़ लिया गया है तो सब कुछ बक देते हैं कि यहाँ पर डुमाओ ने भेजा है और डुमाओ किसी भी तरीके से इस रेस्टोरेंट को बंद करके रहेगा। डुमाओ के बारे में कुछ पता चलता है और इसके अलावा अब ये पता चलता है कि डुमाओ ने इस रेस्टोरेंट को बंद कराना अपने जिद के ऊपर ले लिया है। अब से 3 दिन के अंदर वो किसी भी तरीके से इस रेस्टोरेंट को बंद करा के रहेगा। अगर स्विंग चाहे तो खुद से रेस्टोरेंट को बंद कर सकती है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो रेस्टोरेंट को खुद जाके बंद करेगा, सब कुछ तोड़फोड़ मचा देगा। और ये चीज पता चलने के बाद में ये दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि जाकर चेंगली इस बारे में बात करेंगे। इनमें से एक तो ये रुकता है, दूसरा चेंगली बस में चला जाता है, उससे बताने लगता है कि किस तरीके से डुमाओ ने उनको धमकी दी है। और साथ में ये बंदा ये बताता है कि हमें अपनी जाएंगे तो परवाह नहीं है, हम चाहें तो एंड तक उनसे फाइट कर सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लड़ते लड़ते मर भी जाएंगे, लेकिन हम स्विंग के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो हम पर अटैक करने के लिए आए, अगर उस टाइम पर स्विंग वहां पर मौजूद हुई, हमने स्विंग कुछ कर दिया तो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए हम इस सब के बारे में आपसे बात करने के लिए आए। आपका क्या डिसीजन है, हमें क्या करना चाहिए? तभी सेंजी बोलता है, चीफ वैसे क्या आपको पता है ये डुमाओ है कौन? चेंगली बोलता है, नहीं पता। सिंह बताता है, डुमाओ बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, एक बार कहा नहीं है कि उसने एक शेर को मार दिया था, वो भी केवल अपने हाथों से, मतलब उसने बहुत ताकत है और जब भी वो फ्री रहता है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है। जब चेंगली सब कुछ सुन रहा होता है उसके हाथ में शराब के बैरल होते हैं जो कि स्विंग ने पे भिजवाए। लाइलिन इन्हें खोल भी रही होती है, वो इन्हें खोलकर पीना शुरू कर देती है और इस टाइम पर चेंगली का उसके बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो लगातार बस सेंगजी की बातों पर फोकस किए हुए। सेंगजी को बताता है कि पूरे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डुमाओ को मारना चाहते हैं, उस सिटी के अंदर भी बहुत सारे होंगे जो कि डुमाओ के दुश्मन है, डुमाओ को किसी भी तरीके से मारना है क्योंकि उसने अब तक बहुत सारे लोग को लूटा है और बहुत सारे लोग की जान ली है। अगर सच में किस रेस्टोरेंट के पीछे पड़ चुका है, उसने जिद बना लिया तो जरूर से कुछ तो कुछ करके उस रेस्टोरेंट को बंद करने की कोशिश करेगा और उसका आतंक काफी खतरनाक हो सकता है।
सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है ये बंदर डुमाओ हमारे लिए ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा और मेरे पास में एक समाधान है। मैंने सुना है डुमाओ और गूफी जो कि फ्लैंक टाइगर विलेज का लीडर है, इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छी दोस्ती है। जब भी गूफी सिटी के अंदर जाता है तब उस टाइम पर डुमाओ ही उसको स्वागत करता है। वो उसको स्वागत करने के लिए खुद गेट तक आता है और फिर जब फेयरवेल का टाइम होता है तब भी उस टाइम पर खुद उसे गेट तक छोड़ने के लिए आता है। मतलब इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती है। हम चाहे तो गूफी से बात कर सकते हैं और गूफी डुमाओ से बात करेगा। इसलिए चीफ मुझे ऐसा लगता है गूफी से एक छोटा सा फेवर लेने का टाइम हो चुका है। जेंगली को सेंगजी का प्लान काफी शानदार लग रहा होता है और जब सही बात चल रही होती है इस टाइम तक लाइली ने कब से शराब पी लिया है। वो पूरी तरह शराब के नशे में धूत है। एक टाइम ऐसा आता है वो जिन पे गिर जाती है। इसके गिरने के बाद चेंगली का ध्यान जाता है कितनी देर शराब पी रही थी। वो उसे कहने लगता है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि शराब मत पिया करो, लेकिन तुम्हारी शस्त्र से छूटते ही नहीं है। इससे कुछ देर बाद में हम फ्लैंक टाइगर विलेज सीन देखते हैं। सेंगजी यहाँ पहुंच चुका है। या बाहर साइड में काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। वो सभी बताता है कि वो यहाँ पर गूफी से बात करने के लिए आया है डुमाओ के केस में, और इसी के साथ में उसे गूफी से बात करने की परमिशन मिल जाती है। वो गूफी को सच बताता है कि डुमाओ किस तरीके से उनको परेशान कर रहा है और गूफी भी मदद के लिए राजी हो जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारी वजह से हमारे पिंडी माउंटेन के अंदर एक काफी अच्छी रिस्पेक्ट रही है। चेंगली ने जिस तरीके से उस बंदे लुहेन को हराया था, जिस समय डिसरिस्पेक्ट की थी और बड़े आराम से ऐसे निकलने वाला था, वो तो काफी शानदार था। उसके बदले में हम इतना तो कर ही सकते हैं, ये एक फेवर रिटर्न होगा। डुमाओ को लेकर अब तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ में अपने छोटे भाई को भेजूंगा, वो वहां पर जाकर उससे बात कर लेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ दोबारा सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन सीन देखते हैं सेंगजी, क्वीन मैन और गूफी का छोटा भाई तीनों ही यहाँ पहुंच चुका है लीव विलेज। सामने तो काफी सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं। यहाँ पहुंचे क्वीन मैन गूफी के छोटे भाई से बोलता है कि तुम्हारा अकेले का आना यहाँ पर काफी होगा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे बिग ब्रदर को यहाँ पर आना चाहिए था। डुमाओ शायद से तुम्हारी बात ना माने। गूफी का भाई बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम उसको एक केवल लेटर बिल की भेज देते तो भी तुम्हारा काम हो जाता, लेकिन उसने तो मेरे को भेजा है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। वो पूरी तरीके से तुम्हारी बात को मानने वाला है। वो समझ जाएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी है और वो इसके ऊपर तुरंत ही अमल करेगा। यही बात करते ही सिटी के अंदर एंटर कर जाता है और डुमाओ कैसल से पहुंचने के बाद में उसे बताने लगता है कि डुमाओ से मिलने के लिए बाव आया है, जो गूफी का छोटा भाई है। जिसके बाद में इन तीनों कैसल के अंदर एंट्री मिल जाती है, लेकिन डुमाओ से मिलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि डुमाओ इस टाइम पर सो रहा है। ये लोग डुमाओ को किसी भी कारण जगाना नहीं चाहते, इसलिए इन तीनों को यहाँ पर एंजॉय करने के लिए कहते हैं। बाव की चीज पसंद नहीं आती, वो यहाँ पर एंजॉय करना नहीं चाहता। इन लोग बुरे लगता है क्या तुमने उसे बताया कि उससे मिलने के लिए कौन आया है, अगर उसको बताओगे तो वो तुरंत ही पक्के आ जाएगा। ये लोग बोलते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी इस टाइम पर वो आराम कर रहे हैं और जब वो आराम कर रहे हो तब कोई भी आ जाए वो उठ के नहीं आएंगे और उनको बताया भी नहीं जाएगा। वैसे आपके साथ में दोनों लोग कौन है, एक तो नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बाव बोलता है ऐसा हो सकता है तुम इनके चेहरे पहली बार देखे हो, लेकिन नाम पहले भी सुना होगा। इनमें से एक का नाम शेंगजी है जो कि टोड विलेज का स्ट्रेटेजिस्ट है। कि सुन के सबके सब खुश जाते हैं और वहाँ पे घेरे लगवाने लगते हैं। कहने लगते हैं क्या सच में यही वो शेंगजी है जिसके मतलब टोड विलेज इतना ऊपर जा रहा है। हमने टोड विलेज की काफी सारी कहानी सुनी है जिसके अंदर शेंगजी ने टोड विलेज को लेकर अपनी बहादुरी, वीरता और ईमानदारी को प्रूफ किया है। उसने एक छोटी सेना के साथ में एक बहुत बड़ी सेना को लड़ाई में हरा दिया था केवल अपनी स्ट्रेटेजी के दम पर। क्या ये वही शेंगजी है? वैसे दिखने में तो इतना खास नहीं लगता, इसको देख के नहीं लगता क्या सच में इसके तो दिमाग हो सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है अगर हम टोड विलेज को प्रोटेक्ट करें तो हमें से कितने लोगों को उसे लड़ने के लिए जाना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता हमें से कुछ भी। टोड विलेज किसी विलेज का तो मारे जाएंगे, हम बिना किसी भी चोट के पूरे टोड विलेज को अपने कब्जे में कर सकते हैं। शेंगजी बोलता है ऐसा सोचना ही मत, इतना भी आसान नहीं है। बहुतों ने बहुत कोशिश की है, बड़ी बड़ी सेनाएं हमारे टोड विलेज के आगे पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अगर तुम कभी हमारे विलेज की तरफ आओगे तो तुम्हें बड़ी सेना से हमारा विलेज मिल जाएगा, क्योंकि हमारे विलेज के आसपास में बहुत सारे लाशों के ढेर लगे हैं और वो लाशों के ढेर उन लोगों के हैं जो कि पर अटैक करने के लिए आए थे। और अगर तुम लोग चाहो तो हम तुम लोगों को भी उसी ढेर के अंदर शामिल कर देंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शेंगजी इस एक लाइन को बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ही कॉन्फिडेंस में कहता है और इस सुनने के साथ में सबको बन जाता है। तभी अंदर से आवाज आती है ये क्या शोर है, कौन आया है? डुमाओ की नींद टूट चुकी है, वो उठते हुए बाहर आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले क्वीन मैन इससे बात करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में कोई चीज है, वाकई बढ़ाते बोलने लगता है मेरे को यहाँ पर टोड विलेज के लीडर चेंगली ने भेजा है और वो आपके लिए एक गिफ्ट भेजना चाहता है, क्योंकि हम चाहते हैं आपके साथ हमारी दोस्ती हो, जो भी लड़ाई हो वो दूर हो जाए। यहाँ पर क्वीन मैन के हाथ के अंदर एक बुद्धा की मूर्ति होती है जो कि शांति का प्रतीक है, जिसे देखकर डुमाओ कहता है बुद्धा की मूर्ति, मैं इस मूर्ति क्या करूंगा, मैं बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हूँ। और इसके अलावा इस मूर्ति के मेरे पास होने का मतलब यह है मेरे को वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये मूर्ति नहीं चाहिए, इस गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और इसके अलावा जाकर तुम्हारे लीडर से भी ये भी कह देना कि फ्रेंडशिप को भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, मुझे तुम्हारे साथ में किसी भी तरह की फ्रेंडशिप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। साथ में उससे ये भी कहना कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पर बिल्कुल भी अपना हाथ पांव मारने की कोशिश मत करे। वो जितना लालची है उसका लालच केवल क्विनी माउंटेन तक ही रहना चाहिए, यहाँ पर इस सिटी के अंदर नहीं, जिस सिटी मेरी है। इसी टाइम पर फाइनली बाव आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते बोलने लगता है कि तुम दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर मैं भी हूँ, तुम मेरे सामने इस तरह से इन लोगों से बात नहीं कर सकते। ये लोग मेरे साथ में आए, हमारे बारे में सोचो, गूफी के बारे में सोचो। ये लोग गूफी को भी सपोर्ट करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो अगर तुम इनसे दोस्ती करोगे तो गूफी के साथ तुम्हारी दोस्ती और तब बड़ी हो जाएगी। बाव की इन बातों को सुनने के बावजूद भी डुमाओ के चेहरे के ऊपर किसी तरह की चेंज रिएक्शन नहीं आते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ये बात तो तुम जानते ही होंगे, कुत्ते और टाइगर कभी आपस में दोस्त नहीं हो सकते, इन दोनों का रास्ता एक तो हम लोग होता है।
दोनों मीट खाता है, लेकिन साथ ये नहीं दोनों एक साथ हो जाए। और इस बात को हमेशा याद रखना, अगर मौका मिला तो टाइगर कुत्तों को भी खा सकता है। ये सुनकर बाव गुस्सा होते थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है। तभी सडी उसे रोकता है और फिर आगे बोलता है, नहीं तुम कुछ भी नहीं, जरूरत नहीं है, मैं संभालता हूँ। वैसे मिस्टर डुमाओ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। यहाँ पर कोई भी टाइगर या फिर कुत्ता नहीं है। हम दो नदियों का एग्जाम्पल लेते हैं। दो नदियां जब आपस में एक दूसरे से टकराती है तो एक दूसरे से मिलने के बाद में काफी अच्छे तरीके से उनका साइज बढ़ता है। हम तो यहाँ पर ये सोच लेके आए थे कि अगर दो अलग अलग नदियां मतलब आप और हम आपस में एक दूसरे दोस्ती के साथ में रहेंगे तो दोनों का साइज बढ़ेगा और दोनों अपने आप के अंदर काफी अच्छी खासी प्रोग्रेस को देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप इसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं, तो ठीक है, इस तरीके से देखा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कुत्ता कौन है और टाइगर कौन। समय आने पर आपको एहसास हो जाएगा कि आप कहाँ पर है और हम कहाँ हैं। यहाँ पर हम आपके पास में दोस्ती का हाथ बढ़ा के आए थे, लेकिन अब आपको दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी ठीक है। ये कहने के साथ में सेंजी, क्वीनमैन और बाव तीनों यहाँ जाने लगता है। डुमाओ कहता है, इतनी आसानी से नहीं, तुम लोग इतनी आसानी से नहीं जा सकते। तुम यहाँ पर कुछ चीज लेके आए थे और अब खाली हाथ जा रहे हो, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही। लो इसे अपने साथ में लेके जाओ। ये कि तुमने पास में पड़ी हुई एक लोहे की बहुत भारी चीज को उठाता है, वो इससे अटैक करना चाहता है। वो इसे पूरी ताकत से क्वीनमैन की ओर फेंक देता है, लेकिन क्वीनमैन भी किसी तरह से कम नहीं है। उसने अपने गार्ड को डाउन नहीं किया था, वो तुरंत ही इस चीज को पकड़ लेता है। ये लोहे की चीज बहुत ज्यादा भारी थी, क्वीनमैन थोड़ा सा पीछे तक खिंच सकता है, लेकिन फिर भी उसने इसे काबू में कर लिया है। बहुत चिल्लाके बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके से हम पर अटैक नहीं कर सकते। तभी सेंजी बोलता है, हाँ क्वीनमैन, इनसे कह दो हमें इनकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। अगर इन्होंने हमारे गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम भी इनके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतनी ताकत से वापस फेंकना। ये सुनकर क्वीनमैन बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो भी पूरी ताकत से उस चीज को स्थान में तक फेंक देता है डुमाओ की तरफ। लेकिन क्वीनमैन से अलग डुमाओ के लिए इसको रोकना और ज्यादा आसान पड़ता है। वो केवल एक हाथ से रोक देता है, थोड़ा पीछे तो गिर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत आसान था। वो हंसते हुए आगे बोलता है, मैं उम्मीद करूंगा तुम्हारे सफर शानदार हो और तुम सेफली टोड विलेज तक पहुंच जाओ। यहाँ से हम कुछ देर बाद में टोड विलेज के माउंटेन का सीन देखते हैं कि तीनों अपने अपने विलेजेस की तरफ जा रहे हैं। बाव इस टाइम पर काफी ज्यादा परेशान होता है, उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि डुमाओ इस तरह का बिहेवियर दिखाएगा। वो इन दोनों से बोलने लगता है, मुझे माफ कर दो, वहाँ पर मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। सेंजी बोलता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और हम केवल यही कर सकते हैं। वैसे क्वीनमैन तुम्हें क्या हुआ, तुम बहुत शांत शांत से हो। क्वीनमैन कहता है, वहाँ पर उस टाइम पर हम दुश्मन के इलाके में थे, लेकिन फिर भी मैंने अपने गार्ड को थोड़ा सा डाउन कर दिया था, इस वजह से वो मेरे ऊपर चोट पहुंचा पाया और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मेरे हाथ थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। ये कहते क्वीनमैन अपने हाथों की तरफ देखता है, हाथों पे से खून बह रहा है। बाव कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने एक बहुत ताकतवर फाइटर से फाइट की थी, वो बंदा बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ उस चीज को फेंका था, इसलिए छोटी मोटी चोट तो लगी जाती है। ये सारी बात करने के बाद में वो बाव को उसकी विलेज में छोड़ता है और फिर टोड विलेज पहुंच जाता है, यहाँ पर वो जंगली के सामने, और वहाँ पहुंचकर उसको सब कुछ बताते हैं कि किस तरीके से डुमाओ ने उनको ऊपर अटैक करने की कोशिश की। वो तो वहाँ पर क्वीनमैन था, इस वजह से उस फाइट को रोक पाया। बेकार वहाँ पर लड़ाई नहीं करनी पड़ी, वरना अगर क्वीनमैन नहीं होता तो जरूर से लड़ाई शुरू हो जाती और तुरंत ही खत्म हो जाती। दोनों उस एक अटैक में मारे जाते। वैसे यहाँ पर जंगली को इस प्लान से कुछ उम्मीदें भी नहीं थी, क्योंकि ये प्लान सेंजी ने बनाया था और सेंजी एक लो लेवल का स्ट्रेटेजिस्ट है, मतलब अगर उसने कुछ शानदार स्ट्रेटेजी बनाई तो भी वो बेकार हो जाएगी। सेंजी आके बोलता है, वैसे तो अपने साथ बाव कर गए थे, लेकिन उसके वहाँ पर होने का भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था अगर हम वहाँ पर मौजूद नहीं होते, क्वीनमैन वहाँ पर नहीं होता तो बाव को ही मार देता। वो 1% भी सोचता नहीं, उसके मन में फ्लैग टैंकर विलेज को लेकर कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। उस रेस्पेक्ट के बहाने हम जो दोस्ती करना चाहते थे वो दोस्ती भी अब किसी बरस में नहीं हो सकती। बुटलर कहता है, ये इसका मतलब अभी फिलहाल हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अभी किस्मत बिल्कुल भी हमारे हाथों में नहीं है, वो उसके पास में। हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जब किस्मत हमारे पास में होगी, हमारे पास में एक परफेक्ट मौका होगा, तब हम उस पर अटैक करेंगे। जंगली कहता है, किस्मत जैसी कोई भी चीज नहीं होती और हम माउंटेन बैंडिट्स है, हमारे लिए कोई किस्मत वगैरह नहीं होती, हमारे लिए सब कुछ हमारी रेस्पेक्ट होती है, और उसने हमारी रेस्पेक्ट में चोट पहुंचाई है तो उससे किसी तरह से बदला लेना पड़ेगा। हमने उसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन दोस्ती काम नहीं किया तो हम दुश्मनी करेंगे। बटलर कहता है, आपका प्लान क्या है, हमें क्या करना चाहिए? आपको पता है ना, अभी हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे पास में काफी सारे लोग तो हैं, लेकिन फाइटर्स की कमी है। जंगली इससे बोलता है, लेकिन फिर भी मेरे पास एक शानदार प्लानिंग है, मैं खुद से जाकर देखना चाहता हूँ ये डुमाओ है क्या चीज। जंगली के इतना कहने के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।